नमस्कार दोस्तों, मैं उदय तिवारी एक बार आप लोगों के लिए फिर से लाया हूँ मध्य प्रदेश पॉलिटी। जो लेक्चर 3 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था गवर्नर से रिलेटेड, आज हम उसका डिस्कशन रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर था क्या। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन मध्य प्रदेश। इज़ ही अ मेयर पपेट? या आप बोल सकते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर। एग्जामिन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रोवाइडेड टू द गवर्नर फॉर परफॉर्मिंग दिस रोल हैज़ लेड टू द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर्स। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड एक आंसर होगा, हमें क्या लिखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम कवर करते हैं। तो हम सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। आर्टिकल 153 में पोस्ट ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर मेंशन किया गया है, ठीक है, जिसमें क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नर की होती हैं। अब अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बाय द राज, ऑफ द राज एंड फॉर द राज, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू जो गवर्नर इलेक्ट किया गया था, ठीक है, जो कि एक सब कमेटी बीजी खेर, केन काटजू और पी सुब्बारायन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन था, प्रपोज था, जिसके थ्रू एक्ट ऑफ 1935 के बाद पोस्ट ऑफ गवर्नर यहाँ पर लाई जाती है, ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत में एक प्रतिनिधि सरकार की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की परमिशन देने के लिए ब्रिटिश गवर्नर्स को स्पेसिफिक पावर्स दी थी, ठीक है, जिसके द्वारा वो अपने सेल्फ डिस्क्रिशन से कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता था। 1937 के इलेक्शंस के बाद जब कांग्रेस ने 4 स्टेट्स में जीत हासिल की और अपने मंत्रालय के कामकाज को ब्रिटिश राज्यपालों के हस्तक्षेप न करने की मांग की, जिसमें गवर्नर के विवेक और उसकी विशेष शक्तियों का प्रयोग करने से मना किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र की एकता, स्थिरता और सुरक्षा को बचाए रखने के लिए यह जो व्यवस्था थी गवर्नर को पावर देने की, उसे एज इट इज़ मेंटेन किया, बनाए रखा। तो हम देखते हैं कि आखिर यह मुद्दा उठा कहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कई वर्षों से या लंबे समय से राज्यपाल का पद कई कारणों से विवाद में रहा है। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं इस पोस्ट को लेकर। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो राज्यपाल की सेल्फ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अर्थ उन शक्तियों से है जो किसी के अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार या मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना राज्यपाल उसे यूज़ करता है, ठीक है। राज्यपाल को राज्य के प्रमुख के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपना कार्य अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपना कार्य करता है। राष्ट्रपति के द्वारा उसका राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है, लेकिन वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, जो कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में कहीं न कहीं एक दोष के रूप में हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के डिज़ाइन में ये कमी है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि जो राज्यपाल के नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो उसके पीछे इस क्रिटिक्स के पीछे उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर या उसकी सिफारिश पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। कई मामलों में हम देखते हैं कि एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति या कोई पूर्व नौकरशाह जिन्हें गवर्नमेंट्स का संरक्षण मिला होता है, ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे गवर्नर्स कमेटी 1971 ने राज्यपाल पर यह जिम्मेदारी रखी थी, ये बताया था कि किसी भी राज्यपाल को राज्य का प्रशासन राजनीतिक अस्थिरता के कारण टूटने ना पाए, ये उसे देखरेख करना होगा, और इसके लिए राज्यपाल को राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में एक रेगुलर रिपोर्ट प्रेसिडेंट तक देनी होगी। किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के टूटने के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू करने का केंद्र सरकार के द्वारा अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है।
तो इसमें भी राज्यपाल की सहमति या राज्यपाल की अनुशंसा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अनुच्छेद 356 कब और कैसे लागू किया जाएगा। फिर दूसरा हम देखते हैं कई बार राज्यपाल को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी मनमानी ढंग से हटा दिया जाता है, तो इसका भी काफ़ी लंबा मुद्दा चलता रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जब पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जो थे, ठीक है, उन्हें हमने देखा है कि कई बार उनका केवल एक ही काम था जो सब रिपोर्ट बनाना, इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी दूसरे कार्यों में हमने उनको नहीं देखा है। तो ये काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, चैलेंजिंग पोस्ट होती है, ठीक है, जिसमें और यही मुद्दे हैं जिनके कारण से यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है। तो ये एक तो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिसमें पावर्स ऑफ गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स के कारण जो के बीच जो क्लैश होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इश्यूज़ क्या क्या हैं हम इनको समझते हैं। जैसे सबसे हमने पहले बात कर ली कि तो उसका अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है, फिर गवर्नर्स कमेटी 1971 का जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, उसमें बताता है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नर टू सी दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट डज नॉट ब्रेक डाउन ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ही मस्ट सेंड अ रेगुलर रिपोर्ट अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टेट। फिर प्रेसिडेंट रूल के बारे में हमने बात करी और आर्बिट्ररी रिमूवल की हमने बात करी। तो कुछ विशेष समितियों का रिकमेंडेशन से बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट और कुछ विशेष समितियों का गठन किया गया जो राज्यपाल को उसकी शक्तियों और उसके जो अधिकारों के बारे में यहाँ पर निर्देश देती हैं। तो संविधान यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई क्वेश्चन राज्यपाल के सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आता है या नहीं आता है, इसका निर्णय राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। और उसके द्वारा की गई किसी भी चीज़ की वैलिडिटी को इस आधार पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता कि उसमें गवर्नर ने अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन का यूज़ किया है या नहीं किया है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार के द्वारा जो आदिवासी जिला परिषद को यहाँ पर खनिज उत्खनन के लिए लाइसेंस से प्राप्त जो रॉयल्टी होती है, ये इसे पेमेंट के रूप में दिया जाता है, उसकी अमाउंट का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो ये गवर्नर्स की पावर्स, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि जैसे छठी अनुसूची है 6 शेड्यूल में, यदि कोई विवाद ऐसे किसी मुद्दे को लेकर है जिसमें जिला परिषद के लिए किया जाता है, तो इसके निर्धारण के लिए वो मुद्दा है राज्यपाल को भेजा जाता है इन राज्यों के लिए, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और राज्यपाल के द्वारा निर्धारित राशि को अपने विवेक से उसे समझा जाता है। तो जिला परिषद और राज्यपाल के निर्णय के लिए देय राशि अंतिम होती है। फिर राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी भी राज्यपाल ले सकता है, ठीक है। कई राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों के विस्तार के लिए आलोचना की गई है। जैसे हम देखते हैं तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने तमिलनाडु के भीतर विश्वविद्यालयों के समानांतर एक प्रशासन चलाने और राज्य सरकार की सलाह के बिना उप कुलपतियों की नियुक्ति के लिए उनकी आलोचना की जाती है, ठीक है। वे पहले से ही जैसे सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठकों के लिए का संचालन करने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं जैसे दिल्ली का केस, जिसमें उपराज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि वास्तविक कार्यकारी होता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, और जो एलजी है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं और वह एलजी सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, उसे करना चाहिए। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए इस तरीके से ये अधिकार शक्तियाँ हुई। फिर दूसरा, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को संरक्षित कर लेना, इसका अनुच्छेद 200 में उल्लेख किया गया है कि जब राज्यपाल विधेयक को रिजर्व कर पाएगा, यानी वो अपने वीटो पावर का यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी सेल्फ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। फिर हमने जैसे पहले ही बात की थी 1971 की गवर्नर्स कमेटी, तो उसका हमने देखा यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं जैसे सेल्फ डिस्क्रिशनरी पावर्स में गवर्नर को ये राइट्स दिए जाते हैं कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। लेकिन विवेकाधिकार की शक्तियों का यूज़ करते हुए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब करेगा जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो,
और जब कार्यालय में मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की अचानक डेथ हो जाए, ठीक है, या कोई उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो ऐसी कंडीशन वो किसी भी व्यक्ति को जिसे वो योग्य समझता हो उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। फिर कोई ऐसा दल जिसका बहुमत ना हो, ठीक है, तो राज्यपाल उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए एक मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा और उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे देगा कि उस टाइम पीरियड के अंदर उसे अपना बहुमत साबित करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये उसकी मुख्यमंत्री के चयन में उसकी भूमिका होती है, ठीक है। तो और ऐसा इसलिए, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, कई बार इसका दुरुपयोग किया जाता है। जैसे कर्नाटका केस में हम देखते हैं हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र का केस देखते हैं, आप मध्य प्रदेश का केस देखते हैं। तो इस तरीके से कई जगह पर हम देखते हैं राज्यपाल भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। राज्य विधानसभा में कई बार क्या होता है, फ्लोर टेस्ट को प्रूफ करने के लिए जब मंत्रिमंडल जो होता है अपना बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तो बहुमत विश्वास मत को साबित करने के लिए के समय भी जब राज्यपाल वहाँ पर लोग मंत्रालय को या किसी भी दल को वहाँ पर समय दे सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो रिकमेंडेशंस की हमने बात करी, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं आपका एक तो 1971 का गवर्नर्स कमेटी का रिकमेंडेशन, फिर हम देखते हैं आपका SR बोम्माई जजमेंट 1994, जिसमें सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखांकित किया है कि संवैधानिक मशीनरी के टूटने से एक राज्य में शासन में असंभाव्यता दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में राज्यपाल संवैधानिक मशीनरी की विफलता को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकता है। एक तो राजनीतिक संकट, आंतरिक संकट, शारीरिक, या बोल सकते हैं जिसमें मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, और संघ कार्यकारिणी के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करने के लिए, ठीक है, जिसमें कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारों को भी बहाल कर दिया गया था, जिन्हें राष्ट्रपति के नियम के मनमाने तरीके से लागू होने के बाद निलंबित कर दिया जाता है। तो इसका हम अच्छा उदाहरण देख पाते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का, क्योंकि राज्यपाल ना तो एक सजावटी प्रतीक है और ना ही उसे महिमामंडित किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि वह संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। उसकी शक्तियाँ सीमित हैं, लेकिन राज्य के शासन में और संघवाद को मजबूत करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए केंद्र राज्य संबंधों को सामान्य रूप से और राज्यपाल के कार्यों को विशिष्ट रूप से फिर से डिफाइन करने की आज ज़रूरत है, जिसमें हम कई समितियों ने अनुच्छेद 356 357 पर भी मेंशन किया है, उस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। तो हम उनकी बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि न्यायमूर्ति जस्टिस वी चेलैया कमीशन 2002 ने सिफारिश की है कि अनुच्छेद 356 का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल अनुच्छेद 256, 257 और 355 के तहत सभी कार्यों को समाप्त करने के बाद लास्ट रिसॉर्ट के रूप में 356 आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए। फिर पुंछी कमीशन ने सिफारिश की है कि आर्टिकल 355 और 356 में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि इनके द्वारा केंद्र सरकार ने गलत तरीके से यूज़ करके राज्यों के हितों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो इसमें अमेंडमेंट करके हम राज्यों के हितों की रक्षा करने की मांग की है पुंछी कमीशन ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नवाम रेविया केस के में उन्होंने डिसीजन लिया है कि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियों के बारे में कई पावर्स दी गई हैं, जिनमें जोर दिया गया है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर आर्टिकल 166(3) के बेसिस पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही का विकल्प मनमाना या काल्पनिक नहीं होना चाहिए। यह तर्क के द्वारा यह भी बताया गया है कि एक विकल्प होना चाहिए जो अच्छे विश्वास के साथ कार्य करता हो और सावधानी से स्वभाव करता हो। राष्ट्रपति शासन के बारे में जैसे हमने बात की, तो उसमें प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 ने भी सिफारिश की है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। राज्यपाल को भी इस संबंध में अपने निर्णय का यूज़ करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि राज्यपाल के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के कारण भी कई बार चिंताएं लोगों को होती हैं देश में। तो केंद्र सरकार राज्यपाल के द्वारा राज्यों के मामलों को नियंत्रित करने में
कई बार अपनी पावर्स को यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार की सिफारिश के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, जो सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। सरकार बनाने के लिए जब पार्टियों का चयन करते समय विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जब लोकतांत्रिक स्थापना को, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र को तोड़ा जाता है, ठीक है, तो क्योंकि जब ऐसे दलों के द्वारा सरकार बनाई जाती है जिनके पास बहुमत नहीं होता है, तो इससे भी डेमोक्रेसी पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो राज्यपाल को अपनी शक्तियों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि लोग राज्यपाल के ऊपर विश्वास रखें। ज़्यादातर मामलों में संघ, यूनियन सरकार के एजेंट के रूप में ही गवर्नर काम करते हैं और वो इंडिपेंडेंट रूप से कभी भी काम नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यही रहा है क्योंकि राज्यपाल का जो चयन है, उसकी जो नियुक्ति है, वही एक क्वेश्चन मार्क है। फिर राज्यपाल को कई बार हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर इस आधार पर हटा देते हैं कि उसका केंद्र सरकार के साथ विचारधाराओं में मेल नहीं था, ठीक है, तो तालमेल की समस्या के कारण भी राज्यपाल को हटा दिया जाता है। तो इसलिए कई बार राज्यपाल जो होता है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कई केंद्र सरकार की विचारधाराओं के साथ मेल मिलाप रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब आखिर आगे क्या प्रोसेस होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि राज्यपाल की गरिमा, उसके पद की गरिमा बनी रहे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि राज्यपाल को न्यायपूर्वक तरीके से, इम्पार्शियल होकर, एफिशिएंट तरीके से काम करना चाहिए और अपने जितने भी विवेकाधिकार की शक्तियाँ हैं, पर्सनल जजमेंट हैं, ठीक है, उनका ये सारे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए होनी चाहिए। फिर हर एक गवर्नर को एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्ट करना चाहिए, जिसके द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है, जो राज्यपाल के विवेक और उनकी शक्तियों के यूज़ करने के लिए गाइड का काम करेंगी, ठीक है, और वे अपने व्यक्तिगत निर्णय पर का उपयोग और एक्सरसाइज करने के लिए वो जरूरी अथॉराइज्ड होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स शुड बी क्लियरली लेड डाउन एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट ऑल्सो बी लेड डाउन एंड मस्ट अश्योर अ फिक्स्ड टेन्योर for the governor so that the governor is not under the constant threat of removal by the central government, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाना चाहिए, साथ ही साथ उनका एक कार्यकाल भी निश्चित कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो उसके ऊपर जो खतरा है केंद्र सरकार के द्वारा हटाए जाने का खतरा, वो हट जाए, ठीक है। फिर कार्यवाही की आवश्यक स्वतंत्रता के साथ उसे कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम दी जानी चाहिए और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के प्रतिबंध से छुटकारा पाने के लिए राज्यपाल को भी पावर्स और फंक्शंस दिए जाने चाहिए, ठीक है। संवैधानिक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए राज्यपाल की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसे खुद को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से नहीं जोड़ना चाहिए या जोड़ने से बचना चाहिए। साथ ही साथ लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उसके अंदर नॉन पार्टीशनशिप का गुण भी होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर राज्यपाल में इन चीज़ों का डर है, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर है, तो वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करेगा और देश में जो संवैधानिक तंत्र है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है। तो देश की, राज्य की एकता, अखंडता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए, जिससे कि संवैधानिक सिस्टम प्रॉपर तरीके से बना रहे। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिएगा। ये आपका यूपीएससी में, पीएससी में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, आंसर राइटिंग में। तो मैंने इसको कोशिश की है बेहतर तरीके से समझाने की। जहाँ डाउट हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, मेरा नंबर दिया गया है, आप कमेंट में भी क्वेश्चन अपना डाउट लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएं। थैंक यू।